आवासीय वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों को गुरुवार की प्रातः रजाई वितरित की गई। एमएलसी वीरेंद्र सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी ने जन्मदिवस पर रजाई के वितरण को प्रेरणादायक बताया। रजाइयों का वितरण एक बालिका के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हुआ था। पूर्व कैबिनेट मंत्री एमएलसी वीरेंद्र सिंह जसाला ने जन्मदिवस पर रजाई वितरण के निर्णय को बेहतर बताते हुए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, माँ बाप से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्ध जनों के प्रति दर्द महसूस करते हुए उसकी सेवा को अपना सौभाग्य बताया। जिला मुख्य विकास अधिकारी शंभुनाथ तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि माता पिता के आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काट सकते। एनजीओ के नेतृत्व में संचालित आवासीय वृद्ध आश्रम में वृद्ध जनों के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधा एवं शासन स्तर पर मिलने वाली अन्य सुविधाओं, पेंशन आदि के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया और कहा कि आश्रम में शिविर लगाकर सभी वृद्ध जनों की पेंशन संबंधित आवेदन पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने किसी भी वृद्ध जन को स्वजनों के बीच पहुंचने में भी प्रशासन की मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ नागरिक समिति के संरक्षक सत्यप्रकाश अग्रवाल, रमेश चंद्र विश्वकर्मा, कांदला ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक, बीडीओ ऊन ने मदनलाल द्वारा अपनी पौत्री दिव्या के जन्मदिवस पर रजाई वितरण के निर्णय का स्वागत किया, अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रेरित होकर कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार सलेखचंद वर्मा ने भी अपनी पौत्री गौरांशी वर्मा, पुत्री गौरव वर्मा का गुरुवार को जन्मदिवस होने पर वृद्ध जनों को कंबल वितरण करने की घोषणा की, जिनका सभी ने स्वागत किया। वृद्ध आश्रम की संचालिका लक्ष्मी गुप्ता, सहायक दीपक श्रीवास्तव ने व्यवस्था चाक चौबंद की। जिला सूचना अधिकारी दीपक कुमार ने वृद्ध आश्रम का बारीकी से निरीक्षण भी किया। विदित हो कि वृद्ध आश्रम में 150 बेड उपलब्ध हैं, जबकि 40 वृद्ध जन ही फिलहाल यहाँ रह रहे हैं। अतिथियों ने आश्रम के अंदर वृद्ध जनों के रहने, खाने पीने संबंधित सभी सुख सुविधाओं का अवलोकन भी किया। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के नेतृत्व में समिति सदस्य मदनलाल जिंदल खंद्रावली ने अपनी पोती दिव्या के जन्म दिवस के अवसर पर 40 वृद्ध जनों को रजाई का वितरण कराया था। कस्बे में गाडीवाला चौक के निकट करनाल हाईवे पर स्थित आवासीय वृद्ध आश्रम में गुरुवार 22 दिसंबर को आयोजित रजाई वितरण कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र आचार्य ने किया। महाराष्ट्र प्रदेश के जनपद जलगांव की तहसील चोपड़ा के निवासी करोड़पति व्यापारी हरिश्चंद्र भट्टूलाल अग्रवाल बताते हैं कि मैंने 16 घंटे काम में व्यस्त रहकर व्यापार कर करोड़ों की दौलत जोड़ी है। मेरे 2 बेटे, पत्नी सहित भरा पूरा परिवार है, मगर सब बेकार है। मन में सेवा भाव एवं संन्यास की इच्छा का संकल्प लेकर वह अपना समय 16 घंटे व्यापार के बजाय भगवान के भजन एवं सेवा में लगाना चाहते हैं, जिसके निमित्त वर्ष 2014 के बाद उन्होंने कई वर्ष वृंदावन और ऋषिकेश आदि में सेवा कर बिताए हैं और 6 नवंबर 2022 को वह स्थानीय वृद्ध आश्रम में रहकर अब वृद्ध आश्रम खोलने का मन बना रहे हैं। 75 वर्षीय महाराष्ट्र निवासी हरिश्चंद्र का कहना है कि वह पूर्णतः स्वस्थ हैं और 5 रुपए भी उनका या उनके परिवार का डॉक्टरों पर खर्च नहीं होता। हाँ, न्यायालय के चक्कर में उलझकर बहुत कुछ चौपट करने वाले अग्रवाल प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी पीड़ा जरूर पहुंचाना चाहते हैं। वृद्ध आश्रम की संचालिका लक्ष्मी गुप्ता का कहना है कि नवंबर माह में महाराष्ट्र के निवासी हरिश्चंद्र भट्टूलाल अग्रवाल इस क्षेत्र में भटकते हुए वृद्ध आश्रम का पता लगने पर यहाँ पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि मैं जनवरी माह में चला जाऊंगा। आइए झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के साथ सुनते। सीडीओ साहब ने बताया जरूर थी, लेकिन ऐसे मौके पर आने के लिए मन कर, ये तो हम समझते हैं। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ संरक्षण समिति जो हमारी है, वरिष्ठ सेवा नागरिक समिति, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। थोड़ा माइक नजदीक को ले लो। काम तो सभी करते हैं, अपने लिए सभी जी रहे हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करे, और ये तो एक इतनी बड़ी सेवा का कार्य है जो आज कर रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे साल खंगरावली जी को, जिन्होंने अपनी पोतरी के
दिन के अवसर पर यह कार्यक्रम किया है। हम देख रहे हैं जन्मदिन जब भी गांव के मनाते हैं, कोई बड़े लोग मनाते हैं, कोई और मनाता है, तो शाम को दावत होती है और उसमें गुलछर्रे उड़ते हैं। इतना सामान वेस्ट हो जाता है दावत में, लेकिन और जब जाते हैं खाने वाले वे कोई आशीर्वाद देकर नहीं जाते, मैं उस कमी निकाल कर जाते हैं, अरे यार उसमें फलाना कमी था, उसमें ये था, कोई आशीर्वाद देकर नहीं जाता। मैं समझता हूँ आज हमारे लाल खंडराव जी ने जो कार्यक्रम किया है बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उस हमारी पोतरी को जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ आपकी दुआएं और सबकी दुआएं उस बच्ची के काम आएंगी, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वे पहले भी आए थे और करते हैं पूरे दिन, सिफारिश करो, काम करो, गलत सलत करो, लेकिन ऐसे मौके कम मिलते हैं जब आज आप लोगों के बीच में आकर जो भावना, जो हमारे मंच बैठा है, उनकी दिल की भावना देख रहा हूँ। आप सब लोगों के चेहरे को देख रहे हैं कि हो सकता है कोई परिस्थिति ऐसी है। अब चूंकि जैसे जैसे हमारा तरक्की हो रही है, संस्कार बदल रहे हैं, वरना माँ बाप की सेवा से बड़ी तो कोई दुनिया में सेवा ही नहीं है। हम लोग भी बैठ कर करते थे, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कोई कारण रहे होंगे, मैं उन्हें भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई परिस्थिति रही होंगी, आप लोग यहाँ आए, यहाँ एक सेवा का मौका मिला, हम सब लोग यहाँ सेवा में विराजमान है। अभी सीडीओ साहब ने बात कही, जो भी समस्याएं आपकी हैं हमारे जी समिति वाले कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जैसे उनके बुजुर्ग हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं, हम लोगों को भी समझते हैं, शायद बहुत से काम करते हैं, उनका पुण्य नहीं मिलेगा जो आप लोगों की सेवा में यहाँ कर कार्य करने में पुण्य मिलेगा। अभी बैठेंगे, बैठकर बात करेंगे। यहाँ जो हमारे आवश्यक वृद्धाश्रम में यहाँ कोई दिक्कत होगी, हम लोग भी खर्च करते हैं, अभी सीडीओ साहब से बात करेंगे, यहाँ भवन की दिक्कत हो, कोई और दिक्कत होगी, उस पर बैठकर विचार करेंगे। और जैसे समिति ये काम कर रही है उसमें हम लोग भी, क्योंकि पूरे दिन हम वहाँ करेंगे गलत सलत सिफारिश, और यहाँ का 2 घंटे रहे, 2 घंटे का जो रहने का अर्थ है वो अलग ही है यहाँ पर। इसलिए मैं फिर एक बार लाल जी को और हमारी जो समिति है उन्हें दोबारा धन्यवाद देते हुए, और आप लोगों के अभी बैठ कर विचार करके जो हम लोगों के लायक काम होगा वो सब, हम यहाँ केवल बांटने के लिए नहीं आए, हम भी चाहेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों की भी हिस्सेदारी हो, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। घर में देखा होगा हम लोग भी मानते हैं, हम भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? उन्होंने तो नहीं अपने आराम का जीवन कहा, माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष वनवास में रहे, समस्याएं उठाई, लेकिन आज हम उन्हें भगवान के रूप में करते हैं। वो भी अगर राजा बैठकर और राजाओं का तरह जीवन व्यतीत करते तो शायद हम उन्हें भगवान का रूप ना देते। हम लोग मानते हैं आज भी, जिसमें हम बुरा उन बच्चों का नहीं मानते, ये कहीं ना कहीं आपका और हमारा कहीं आज हम लोग देख रहे हैं। माननीय योगी जी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? उनकी बहन आज भी फूल बेच रही है, लेकिन आज क्या नाम है उनका, क्या सम्मान है? उनके पिछले जन्मों का ही तो कर्म का फल है। माननीय मोदी जी चाय बेचते बेचते आज दुनिया में डंका बज रहा। हम लोग जो काम करते हैं हम महसूस नहीं करते। मैं केवल यहाँ कोई टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ हम लोगों ने जो जीवन जी रहे हैं, हम लोगों को जो जीवन जीना चाहिए कि हम, ये तो कट गया जीवन, लेकिन आगे के लिए ही तो है, ये तो पिछले जन्मों का कर्म भोग रहे हैं, लेकिन अगले जन्मों के लिए हम लोगों को करना चाहिए। और बच्चे बिगड़ना मैं नहीं मानता, पहले बड़े बिगड़े कि बच्चे बिगड़े, अन्य बच्चों की हिम्मत नहीं है, बच्चे बिगड़ जाओ। हम लोगों ने भी, बड़े हमारे भी रहे हैं, हम एमएलए बने, मिनिस्टर बने, तो उसके बाद भी हमें पिटने में कोई दिक्कत नहीं है, बटों ने हाथ उठाने में दिक्कत नहीं है, और संस्कार उन्होंने दिए हैं। इसलिए ये भूल जाओ कि बच्चे क्या है, आप लोग क्या है,
ये तो हमारे कर्मों का फल है, वो हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं इस जीवन में। आगे के आप लोग भी बैठे हैं यहाँ, अपने जीवन में पूजा पाठ करिए। जो कोई दिक्कत होगी बैठ के हम सब लोग यहाँ तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ नागरिक समिति को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे अनुरोध को, आग्रह को स्वीकार करके आज की तिथि में ये पूर्ण कार्य, महान कार्य कर रहे हैं। मैं समिति का, वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का बहुत आभारी हूं कि पहली बात तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए काम करने के लिए अपनी समिति बनाई। समाज में बुजुर्ग लोगों की ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बहुत ही बढ़िया चुना। दूसरा, इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनसे जब भी मैं अनुरोध करता हूं, एक बार मैं शामली के कुष्ठ आश्रम में गया था, वहां 25 परिवार रहते हैं। उनको लोग गर्म कपड़े तो देते थे, लेकिन वो इतने पतले पतले कंबल रहते थे कि उससे जाड़ा उनका नहीं कटता था। समिति जो रजाई बांटती है वो इतनी भारी और गुणवत्तापूर्ण रहती है। जिस तरह की रजाई हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये करने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये वास्तव में उस व्यक्ति को इससे लाभ मिले, इस तरह का काम कर रहे हैं। और इन्होंने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से अभियान चलाया था, बहुत भारी दबाव बनाया हर जिलों से कि पेंशन की धनराशि बढ़े, और गवर्नमेंट ने उस पर विचार किया, धनराशि बढ़ाया। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य भी ये बहुत करते हैं। गंदेवड़ा में जो संगम स्थल है गंगा और यमुना जी की नदियों से निकली हुई नहरों का, वहां ये प्रति अमावस्या हर महीने बहुत बढ़िया विधिवत हवन पूजन भंडारा करते हैं। कल भी है, कल ही अमावस्या है, और मैं उसमें 1-2 बार गया भी हूं। हजारों लोग वहां प्रसाद ग्रहण करते हैं भंडारे में आकर, तो बड़े अच्छे काम ये कर रहे हैं। मैं दूसरा धन्यवाद दूंगा खंद्रावली के श्री मदन लाल जी को कि अपने पुत्र पौत्री का जन्मदिन मनाने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। जबकि समाज के कमजोर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को रजाई बांटा जाए, इससे उनके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने इस अवसर को इस रूप में मनाने का निर्णय किया, तो निश्चित रूप से वो बहुत बहुत प्रशंसा और सराहना और सम्मान, श्रद्धा के पात्र हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं, और आप सभी बुजुर्गों से अनुरोध करता हूं कि उनकी पौत्री दिव्या जिंदल के लिए आप शुभकामना दें, अपना आशीर्वाद दें। वो बेटी बड़ी होकर बड़ा नाम कमाए, इन्हीं की तरह यशस्वी हो और समाज में अपना नाम फैलाए। जब इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि का चुनाव करना था, तो मेरे दिमाग में केवल एमएलसी सर का नाम आया। मुझे नहीं लगता कि इस जिले में समाज के लिए इतना ज्यादा काम किसी ने किया हो। अभी सर से मैंने अनुरोध किया था, विश्वकर्मा जी और अग्रवाल जी, आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हमारे जिले में 80% से अधिक विकलांग 341 लोग कानपुर के एलमिको संस्था ने आकर सर्वे करके चुना। 80% से अधिक विकलांगों को गवर्नमेंट एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे रही है और उसका दाम 45,000 के लगभग है। तो उसमें 28,000 तो गवर्नमेंट अपने पास से देती है, 17,000 उस आदमी को अपने पास से देना होता है, उस दिव्यांग को। अब दिव्यांग तो इतना समर्थ है नहीं, तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की कि सांसद निधि से, विधायक निधि से भी ये धनराशि ली जा सकती है। तो मैंने सर से अनुरोध किया, आपके क्षेत्र में 75 लोग थे जिनके लिए 12,75,000 की आवश्यकता थी। सर ने 1 मिनट में लिख कर दे दिया कि हमारे पास ले जाओ और इनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बंटवाओ। उसमें एक बार बैटरी चार्ज हो जाएगी तो 40 किलोमीटर तक चलेगी। तो वो दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से राहत है, और उसमें सर ने सबसे आगे बढ़कर काम किया। तो आपको अब कुछ पाना नहीं है, सर की कोई इच्छा नहीं है। मान और प्रतिष्ठा के हर शिखर पर पहुंच चुके हैं। अब वो केवल अपने आनंद के लिए,
समाज की सेवा के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बढ़िया इस अवसर पर मुख्य अतिथि कौन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आपसे अनुरोध किया जाता है तो आप सहर्ष अपनी स्वीकृति दे देते हैं। अब इतनी ठंडक थी, कुहरा था, 10 बजे का समय था, फिर भी सर ने इनकार नहीं किया और आप हम लोगों के बीच पहुंचे। मैं इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछली बार आप लोगों को ये वृद्धाश्रम एक एनजीओ चलाती है, एनजीओ को सरकार पैसा देती है। अभी 15 दिन पहले आपको गर्म कपड़े कुछ बांटे गए, स्वेटर वगैरह, उसमें डीएम मैम आई थी और डीएम मैम ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा कि इनके लिए बढ़िया कंबल या रजाई की व्यवस्था कहीं से करवा दो। महीने में एक दिन सुंदरकांड या भजन का पाठ हो। तो मैं किसी मंगल के दिन जल्दी ही आपके बीच में सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा, भजन होगा, हवन होगा और हम सब लोग बैठकर वहां भजन गाएंगे। सब लोग गाएंगे कि नहीं? दूसरा, मैम ने निर्देश दिया था कि एक तो सीएमओ से बात करके हर महीने एक डॉक्टरों की टीम आ जाए। हर माह के बृहस्पतिवार को, तीसरे बृहस्पतिवार को एक डॉक्टरों की टीम आ जाए जो सबका चिकित्सीय परीक्षण कर ले। किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो टीम अभी आई कि नहीं आपके बीच? ये आई है। तो फिर हर महीने मैं सीएमओ साहब से बात करके वो टीम भेजवाता रहूंगा। और ये तो मेडिकल की टीम हो गई, एक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक वालों की भी टीम आएगी हर महीने अलग। कल आए, खुद 90 साल के हैं, अगले 25 जुलाई को वो 90 साल के हो जाएंगे। और समस्या ये है बुजुर्गों के साथ कि बुजुर्गों के लड़के तो बड़े सक्षम होते हैं, बड़े समर्थवान होते हैं, लेकिन सबकी इतनी दिक्कतें होती हैं कि किसी न किसी बहाने कोई चाहता नहीं कि हम उन्हें अपने साथ रखें। एक बाप को अपने 5 बेटे को पालने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 5 बेटों को एक बाप को पालने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम तो नौकरी में हैं, तो हमारी तो बीवी चाहती नहीं है, तो हम कैसे खाना बनाएंगे, तो आप बड़ी गंदगी करते हैं, दुनिया भर की समस्या। और आप एक बात जान लीजिए कि बुजुर्गों के आशीर्वाद को कोई काट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को बांट नहीं सकता। अगर बुजुर्ग आशीर्वाद दें, अगर माता पिता किसी संतान पर खुश हैं, तो उस संतान के जीवन में कोई आपत्ति काल नहीं आएगा। वो उसके आशीर्वाद की सुरक्षा के कवच में हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, हमारे लड़के भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं हमको कि क्या कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, और उनके दिमाग में बैठ रहा है, छोटे बच्चों के दिमाग में बैठ रहा है। और जो जैसा करेगा, आने हम सभी को बुजुर्ग होना है और हम लोग तो उसके एकदम बॉर्डर पर खड़े हैं। सर तो हमसे भी वरिष्ठ है, 72 साल के हैं, मैं 60 साल का हूं। तो हम लोग भी आप लोगों के कंपनी में अब आने वाले हैं। अब ये अग्रवाल जी के और विश्वकर्मा जी के लगभग आ ही चुके हैं। लेकिन सक्रियता ही जीवन है। जब तक सक्रिय रहेंगे, आदमी शरीर से बूढ़ा नहीं होता, मन से बूढ़ा होता है। मन को जीवंत रखिए, मन को अच्छे कामों में लगाए रखिए। अब मैं तो हर मीटिंग में भाषण में कहता हूं कि धन की 3 ही गति है, या तो दान करो या तो भोग करो। अगर ये दोनों नहीं करोगे तो तीसरी गति नाश है। उसकी यही परिणति है, उसका यही परिणाम है। या तो दान करो या अपने लिए उपभोग करो, या दोनों नहीं करोगे तो तीसरी गति उसकी नाश है। दूसरी बात यह है कि धन को संचय रखने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ एक किस्सा है पूर्वांचल में कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर कुपुत्र निकल गया तो आप करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जाएंगे, बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा। अगर सुपुत्र निकल गया तो उसको 1 पैसा नहीं देंगे, वो अपनी संपत्ति बना लेगा, अपने लिए धन इकट्ठा कर लेगा। इसलिए संचय के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। वर्तमान में जीजिए, सुख से जिए, दूसरों का कल्याण करिए
और एक आदमी का भी कल्याण करने लगे तो देखिए हमारा समाज कितना सुखी हो जाएगा। तो मैं इस अवसर पर आपके सुखी लंबे दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सभी आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार के अंग हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी उन लोगों की लिस्ट बना लें जिनको पेंशन नहीं मिलती है, उनका पता नोट कर लें। उन लोगों का नाम और गांव की सूची वीडियो को दे दूंगा कि इनको जो भी बनवाना हुआ है, प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन कराना हो, ये सब करा देंगे। नहीं कराएंगे तो यहाँ भी एक टीम आ जाएगी। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि इनके पास एक व्यक्ति है जो आकर लैपटॉप लेकर यहीं ऑनलाइन आवेदन कर देगा, वो समाज कल्याण अधिकारी भी करा देंगे। और ये आप अग्रवाल जी कराएं, ये आपकी कमजोरी मानी जाएगी, हम लोगों की कमजोरी मानी जाएगी। हम लोग तो जो सहयोग लेना है, जैसे रजाई बंटवाना था, उसके लिए सहयोग की अनुरोध किया, ये कहिए। तो मैं एक बार और वरिष्ठ नागरिक समिति को, माननीय प्रमुख जी को, माननीय एमएलसी सर को और आप सभी के प्रति आभार और बधाई व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हम कई बार यहाँ तो पहली बार आए हैं आज, लेकिन जब ये वृद्धाश्रम शामली में था तो कई बार हम आए और हमने कुरेद कर भी यहाँ के वृद्धों से जो आवास कर रहे हैं उनसे पूछा कि किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत। सबका एक ही भाव रहा है कि मन रहा कि यहाँ के जो भी काम करने वाले लोग हैं बड़ी श्रद्धा भाव से, पितृभाव से हमें सेवा देते हैं। खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ के लिए जब सीडीओ साहब ने निवेदन किया, हमारी संस्था जैसे कि रजाई वितरण का कार्यक्रम हमेशा चलाती रही है, चलाती रहेगी आगे भविष्य में भी, तो इन्होंने हमसे कहा कि वहाँ वृद्धाश्रम में रजाइयों की जरूरत है। चूंकि यहाँ जो रजाई है वो पुरानी हो चुकी है, तो हमने इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। यदि आप में से किसी भी बुजुर्ग को किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हमारी संस्था सदैव आपके साथ है। कुछ आंखों की दवाई है, आंखों की दवाई किसी भी तरह की बगैर बनी आंख में वो डाली जाएगी तो उससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसके साथ ही खांसी की दवाई है, खांसी की दवाई जरा सी दवाई एक चुटकी भर ली जाएगी शहद में, वो शहद भी मैं आपके लिए लाया हूं, तो निश्चित रूप से आपकी खांसी को आराम होगा। और जैसा कि ये सीजन इस टाइम चला हुआ है सर्दी का, भारी सर्दी है और सर्दी में सबसे ज्यादा जुकाम की शिकायत होती है, तो जुकाम के लिए भी तिरकुटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ आया हूं। और वृद्धों को ज्यादातर कब्ज की शिकायत हो जाया करती है। यदि ऐसे कुछ वृद्ध यहाँ हो तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बगैर दवाइयों के हर तरह का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में होता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक कैंप हम यहाँ लगवा देंगे। यदि यहाँ के संचालक महोदय चाहेंगे तो निश्चित रूप से औषधि रहित चिकित्सा अपनाई जाए तो निश्चित रूप से उसका वृद्धों को लाभ होगा। हमारी संस्था पूरे वर्ष घरों से पुराने कपड़े इकट्ठा करती है और उनको जरूरतमंद लोगों को वितरित करती है। जो कपड़े पुराने तो हैं लेकिन पहनने लायक है, फटे हुए नहीं है, उनको हम घरों से इकट्ठा करते हैं और उनको जरूरतमंदों को वितरित करते हैं। ये हमारा कार्यालय शामली में गौशाला रोड पर नगर पालिका का एक कमरा हमें मिला हुआ है, वहां से हम ये संचालित करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यदि किसी भी वृद्ध को, किसी भी बहन को यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी हो, यदि कोई वृद्ध यहाँ के बजाय ये चाहता हो कि मैं अपने बच्चों के पास ही रहूं और बच्चे उसे ना रखना चाहते हो, तो शासन के द्वारा हम ऐसी व्यवस्था करा देंगे कि उनके बच्चे उन्हें घर पर ही रखेंगे। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यदि चूंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत मजबूरी में वृद्ध आते हैं, या तो उन्हें घर से एक तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है या साधनहीन है, तो वही यहाँ आते हैं। तो यदि उन्हें मन ऐसा हो कि वो उनके अपने माँ बाप के, अपने बच्चों के पास रहना चाहते हैं, तो हम उसकी व्यवस्था भी आपकी करा देंगे कि आपके बच्चों के पास ही आपको छुड़वाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप अब केवल वो हाथ उठाएंगे जो दुखी हैं। जरा पीछे बैठे हैं बुजुर्ग, खड़े हो जाएं। जरा जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हो जाएं। आप दुखी हैं, कहीं से
मैं यहाँ छोटी बहन के यहाँ रहा, मुझे आप यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं? हाँ जी, वृद्धाश्रम में रहते हैं? हाँ जी। यहाँ भी कोई दुख है? यहाँ तो कह रहे थे परेशानी है नहीं। यहाँ परेशानी है तो बैठो, पुराने दुख नहीं निपटा सकते? मेरे को ये आश्रम में कहीं कोई जाने दुख है देते तो हैं, बात। मतलब कहने का एक मिनट मेरे को मेरा लड़की का ब्याह कर रखा है जी। हम यहाँ वृद्धाश्रम में आए हैं, वृद्धाश्रम से कोई समस्या हो तो वो बताएं। नहीं जी, आश्रम में बस बैठो, घर की समस्या हम नहीं हल करने आए, यहाँ वृद्धाश्रम में जो समस्या यदि कोई है तो वो आप बता सकते हैं। ऐसा लगा है कि बहुत ज्यादा समस्या कोई नहीं है, लेकिन जो यहाँ की संचालिका है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण अवश्य करें। समाज कल्याण अधिकारी भी उस पर विशेष ध्यान देकर यदि कुछ जरूरतें हैं तो उन्हें पूरी करावें। क्या कर रहे हैं? सभी उसमें हथेली बजाकर उनका स्वागत करेंगे और बच्चे को आशीर्वाद देंगे और उसका हमारे खंडरावली जी का स्वागत करेंगे इस बात के लिए कि और भी लोग अपने बच्चों के अपने शादी विवाहों के मौके पर सभी को ऐसी आदत पड़े कि वो कुछ ना कुछ दान करें और सब से समाज के कार्यों में लगाएं। आप लोग भी ऐसा नहीं है कि यहाँ आगे और निराश वाली जिंदगी बिताएं, आप भी कुछ कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वे भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ बागवानी है, यहाँ पे खुरपी लेके उन्हें नुला सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। खाली पलंग पे पड़ के यदि आप जीवन बिताएंगे तो आपका और खराबी से जीवन बीतेगा। यदि उसे सकारात्मक लगाएंगे तो कुछ लाभ आपको भी होगा, आपके हाथ पैर खुलेंगे, एक्सरसाइज होगी। तो मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि जो आप घर में रहते, घर में भी आपको 10 काम करने होते थे, वे काम आप स्वयं करें। अपने बर्तन धोना, अपनी साफ सफाई करना, अपने कपड़ों को धोना, उन सब कामों में सहयोग करें। मुझे नहीं पता कि व्यवस्था क्या है, कपड़े आपको धुले कौन देता है, लेकिन आप स्वयं भी काम करें। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप यदि अपनी जिंदगी में कुछ करते रहेंगे तो आपके हाथ पैर चलेंगे और आप स्वस्थ जिंदगी बिता सकते हैं। हमारे मंत्री जी ने समाज के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत बड़ा लंबा संघर्ष, बहुत बड़ा योगदान समाज को इस इलाके में रहा है। यदि कुछ समस्याएं इलाके की हैं तो आप भी बता सकती हैं इन्हें और वो हल करा सकते हैं। हमारे समाज कल्याण अधिकारी जी सीडीओ साहब बहुत बड़ी योगदान वृद्धों के लिए, विशेष रूप से मैं और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। इनके पिताजी से मैं मिला हूं, ये अपने पिता की कितनी सेवा करते हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं, ये देखने लायक है, उससे प्रेरणा लेने लायक है। सभी अधिकारी बहुत यहाँ के हमारे जिले में बहुत समझदार आए हुए हैं, उनकी जितनी बड़ाई करें कम है। लेकिन यदि कहीं कमियां हैं, बूढ़ा होना अभिशाप नहीं है, बूढ़े सबको होना है, उसे सम्मानजनक मान लें या अपमानजनक मान लें। मेरा मानना है कि अपनी वृद्धावस्था को हम सम्मानजनक मान लें तो शायद और ज्यादा जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है। आप ये ना मान लें कि हमें कोई परेशानी आ गई, हम बूढ़े हो गए, हमें बच्चों ने निकाल, नहीं। जैसे जैसे हमारे संस्कार हैं वैसा वैसा हमारे साथ हो रहा है। पूर्व जन्मों के भी कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी हमें वो भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्मों में बहुत से लोगों ने, हमने भी, किसी ने क्या क्या किया हुआ है कुछ पता नहीं, उनका ये संस्कार सामने आ रहा है। खुशी से जिए और यदि कोई समस्या है तो अपने अधिकारी को बताएं। समाज कल्याण अधिकारी समय समय पर आते रहते हैं, उन्हें बताएं। आप सुख का जीवन जिए। धन्यवाद। और आज ये जो कार्यक्रम हमारी वरिष्ठ नागरिक समिति अध्यक्ष जी ने बताया, इन्होंने तो 365 दिन लगे रहना। कोरोना में भी घर के भी लड़ते रहे, भाई कोरोना थारे भी चिपक सके, जो होगा हो जाएगा, लगे रहे। और स्वभाव है इनका बस। तो इनके प्रेरणा से ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, यहाँ मैं अपने बहन भाइयों से मिलकर बहुत ही हार्दिक आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ कि आज मुझे इनके दर्शन करने का, सेवा करने का कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाकी कहने के लिए मैं कोई वक्त नहीं हूं, ना ज्यादा बोलना जानता। और मेरे मन में 2 लाइन आ रही है एक भजन की, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं। और मैं एक लाइन को 2 बार बोल लूंगा, अगर आप लोगों की किसी की शर्त होगी तो चाहे बोल भी लियो।
राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। द्वेष ईर्ष्या क्रोध को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। द्वेष ईर्ष्या क्रोध को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। जाने कब के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है, ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है तो वृद्धाश्रम में कुछ ना कुछ जो है दान करके या वितरण करके, जैसे रजाई वितरण किया जा रहा है, ये जो है आज जो कार्यक्रम हो रहा है हम सब भी इससे प्रेरणा लेंगे और आगे इस प्रकार के कार्यक्रम में जो है प्रतिभाग करेंगे और अपने आप में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अंगीकृत करेंगे। इस चीज़ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वृद्धाश्रम में रजाई वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और ये भी आप जानते हैं कि ये आयोजन वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के सौजन्य से किया जा रहा है और उसमें विशेष तौर पर जो श्री मदन लाल दीर्घायु होने और उसका मंगलमय जीवन होने की कामना करता हूँ। और जैसा कि शीत ऋतु का है मौसम है और शीत ऋतु में आप लोगों को रजाई की आवश्यकता पड़ती है और उसी वितरण के लिए आज आप लोगों के रजाई का वितरण किया जा रहा है। और जैसा कि हम तो बीच बीच में आते रहते हैं और वृद्धाश्रम का निरीक्षण भी करते रहते हैं और आप लोगों से मिलते रहते हैं और जो भी आप लोगों की समस्याएं होती हैं उसका भी निदान करते रहते हैं। जैसा कि अभी हमें कुछ जानकारी है, कुछ वृद्ध जनों की पेंशन शायद अभी नहीं हो गई है, तो चूँकि कुछ उसमें पेपर्स की आवश्यकता है और यहाँ पे हमने वृद्धाश्रम के जो संचालिका है उनसे मैंने कह भी रखा है कि अति शीघ्र उन कागज अभिलेखों को पूर्ण करा करके ऑनलाइन आप लोगों का आवेदन पत्र वृद्धा पेंशन का कर दिया जाए ताकि आप लोग उससे जुड़ जाए। ऑनलाइन के लिए हम बंदा भेज देंगे हैं यदि चाहें, यदि ऐसा हो कंप्यूटर वाला बंदा यहीं भेज देंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे पास भी है। जी, जैसा कि अभी आप लोग सामने सुन रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के सदस्यों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी परेशानी है तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों को समस्या से जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी। अगर आपको ऑनलाइन वाली बात है तो यहाँ से भी हो सकता है और ना भी हो तो आप लोग अगर सारे पेपर दे देंगे तो हमारे कार्यालय में भी हमारे स्टाफ जो है वो भी आवेदन कर सकता है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं होगी। अंत में मैं अपनी बात को ये भी विराम देता हूँ। माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग यहाँ आए थे, सीटों साहब थे और जो माहौल यहाँ हमने आप लोगों का देखा, आप लोग कितने खुश थे, तो बड़ा आत्मिक आनंद सा महसूस हुआ। ये परिस्थिति है, आप किन परिस्थिति में यहाँ आए, कुछ न कुछ विकट परिस्थिति होती है और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि जिन कारणों से या जिनके द्वारा ये परिस्थिति उत्पन्न की गई, आपको यहाँ भेजा गया या आप आए, वो लोग कभी भी परमात्मा उनको कभी भी खुश नहीं रखने देगा। कोई न कोई उनके सामने भी इस तरह की स्थिति अवश्य आएगी, क्योंकि क्रियते कर्मेण है, क्रिया करने से ही कर्म की उत्पत्ति होगी। जिसके कर्म खराब होंगे उसको तो परमात्मा अवश्य दंड देगा। मैं बधाई देना चाहूंगा इस वरिष्ठ नागरिक समिति को, जिनके तत्वाधान में सभी ये कार्य, चाहे वो कोरोना का हो चाहे इसका रजाई वितरण का हो, उनको बधाई देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा और उनको ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि कहीं आवश्यकता हम लोगों की हो तो माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमेशा आपकी समिति को सहयोग देने के लिए हम तत्पर हैं। मैं बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगा मदन जी खंडरावली को, हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने एक नया अनूठा
उदाहरण पेश किया। वरना पाश्चात्य युग में कोई बर्थडे मनता है तो अक्सर कोई राजमहल में जाता है या कोई मसूरी जाता है, लेकिन सच्ची दुआएं तो यहाँ से मिलेंगी। जो कार्य इन्होंने किया, ये आप सभी की दुआएं, सभी का आशीर्वाद उस बच्चे के लिए, उनको हम सब यही दुआ देंगे कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए और आगे भी ऐसा कुछ लोग प्रेरणा लें कि हाँ, मदन जी ने ये कार्य किया था, ये कार्य हमको भी करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आने से आज लोग हम अतिथि नहीं है, आज के अतिथि तो आप लोग हमारे हैं। हमें यहाँ आकर बड़ी अनुभूति होती है। हम भी चाहते हैं आप लोगों की सेवा करें, आप खुश रहें। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई बीमार हो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। मैं एक निवेदन अपने सीडीओ साहब से और हमारे समाज कल्याण अधिकारी जी बैठे हुए हैं, अभी पेंशन की बात आई थी। एक इसमें कंडीशन है शासन की ओर से आय प्रमाण पत्र की। मैं निवेदन करूंगा सीडीओ साहब से कोई ऐसी व्यवस्था हो, इनका आय प्रमाण पत्र यहीं आकर बन जाए या कोई उसका विकल्प हो जाए, ताकि सबकी पेंशन हो जाए, उसमें कोई वो रुकावट ना आवे। ये आप शासन स्तर पर कर सकते हैं। और कोई भी हमारे जो इसके संचालक हैं वृद्धाश्रम के, कोई उनको कहीं कोई समस्या कोई आवे तो निश्चित रूप से मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आपके लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय हमारे सीडीओ साहब, माननीय मंत्री जी, नवचेतन सत्यावास के संपादक सत्यप्रकाश अग्रवाल जी और वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मुझे इस कार्यक्रम से ये प्रेरणा मिली कि आज मेरी भी पोती का जन्मदिन है जो आज 3 वर्ष की हुई है। मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस मौके पर कुछ जो भी अपनी क्षमता के अनुसार मैं करूं। तो मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि अपना थोड़ा सा ये मन है कि इसमें आपने इजाजत दी, मैं आपका दिल से आभारी हूं और तमाम मंचासीन लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बीच जितने भी हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक अपने दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी का आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटे। इनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं हरिश्चंद्र भट्टूलाल अग्रवाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? रहवासी चोपड़ा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं आप? हाँ, मेरी उम्र 75 साल। अच्छा, यहाँ आप झिंझाना वृद्धाश्रम में हैं? हाँ। तो जानना चाहूँगा आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये तो ऐसा है कि मैं 2004 में आए ख्याल में जी, मेरी जो प्रॉपर्टी थी मैंने कमाई भी, ठीक समझे। दाल मिल थी, ऑयल मिल थी, जमीनों के प्लाटा थे, 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी। 8-10 करोड़ की? हाँ, तो मैंने बच्चों के नाम पे करके मैं वृंदावन आ गया था, अपना ऋषिकेश आ गया था। ठीक। वहाँ पे मैं 4 साल रहा, समझे ना जी। जब तो मैंने बच्चों को सब दे दिया, समझे ना, तो मेरे भाई ने धोखा दिया, भांजे ने खा लिया, पार्टनर ने खा लिया। फिर भी मैंने और कमाया और वो प्रॉपर्टी मैंने उनको देके और मेरे को संन्यास लेने का है, ये हिसाब से मैं यहाँ पे पहुँचे हैं आप? अच्छा, क्या ऋषिकेश में आ गया 2004 में। कारोबार क्या था आपका? मेरा दाल मिल थी, ऑयल मिल थी, अनाज का व्यापार था, होलसेल का। अच्छा, आड़त का काम था। ठीक। तो आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को क्या समाज को क्या संदेश दूं? मैं तो सब भ्रष्टाचारी है पूरा देश ही। मेरा देश महान, 100 के 100 बेईमान। वो कैसे? एक भी मिला नहीं मेरे को तो ईमानदार। यानी आपको ईमानदार सरकार नहीं मिली या नेता सरकार नहीं? तो है, सरकार तो पूरी भ्रष्ट है, केंद्र गवर्नमेंट से लेकर राज्य गवर्नमेंट तक। मतलब वर्तमान की या पहले की? अभी भी मेरे पे अन्याय जो हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ। अच्छा, 2004 में और 2003 में, 2012 में, जब मेरे यहाँ कांग्रेस का राज था, तो उस कलेक्टर के विरुद्ध मेरे को सबूत मिले, समझे कि नहीं जी? प्रॉपर्टी के परमिशन के अंदर उनको मेरे को सबूत मिले। तो 2015 में मैंने चोपड़ा, अमरनेर, भुसावल, जलगांव सब कोर्ट के, औरंगाबाद हाई कोर्ट में सब जगह केस डाले। सरकार ने मेरे 16 वकील मैनेज कर लिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं, हाई कोर्ट के 3 वकील हैं, औरंगाबाद हाई कोर्ट के, बाकी के हमारे लोकल के हैं। बार काउंसिल सेटिंग,
मीडिया सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट भी मेरा मोबाइल ट्रैक करके रखा है, कौन से कायदे से कर रखा है, सब मोबाइल कंपनियों ने, सब मोबाइल कंपनी, आइडिया ले लिया, जियो ले लिया, एयरटेल ले लिया, वोडाफोन ले लिया, सब मोबाइल कंपनी। मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा क्या, मैं किससे बात करता हूँ, मेरे को वकील लगान देते नहीं, मेरे को वकील देते नहीं। मेरे 15 लाख रुपए कर्जा कोर्ट कचहरी में हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मैं उनके पास दे दिया। अब मैं 8 साल इधर रहा, 4 साल वृंदावन में रहा, 4 साल ऋषिकेश में रहा, गीता भवन में। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पहुँचे हैं। तो फिर वहाँ पे ये मेरे को कोई साथ देते नहीं। अच्छा, मैंने 2007 के ज्येष्ठ नागरिक कायदे से मेरा खर्चा मांगा, मेरे पास पैसा है नहीं, 15 लाख रुपये कर्जा हो गया कोर्ट कचहरी में, तो मैंने उनसे पैसे मांगे। तो जीएसटी वालों से? हाँ, बच्चों से। अच्छा, बच्चों से। हाँ, तो सरकार ने मेरे को 5-5 हज़ार रुपये लड़कों के, 2-2 हज़ार रुपये लड़की ने इनको महीने के महीने देने का, और नहीं दिए तो फौजदारी होगी, ऐसा लिखा। बाकी लड़कों ने दिया नहीं, लड़की का तो हम लेते नहीं। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बेटा है, 2 बेटी है। तो बेटी का तो हम खाते नहीं, तो बेटा का दूध देना था, तो बेटा देते नहीं। बेटे क्या कर रहे हैं आजकल? एक तो 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी है छोटे बेटे को। तो क्या नाम है उसका? विजय अग्रवाल। कहाँ पे है पोस्टिंग? वो अभी पुणे है। अच्छा। ये अमेरिकन कंपनी में है। अच्छा, दूसरा बेटा? हो गए उसको वहाँ। दूसरा बेटा? दूसरा बेटा मेरा दाल मिल वगैरह वो चलाता है, कहाँ व्यापार पे? करता है। दाल मिल का व्यापार कहाँ पे है? वो चोपड़ा, अनाज का व्यापार है होलसेल। अच्छा अच्छा, चोपड़ा गांव का नाम है ये? हाँ। अच्छा, तो परिवार में मतलब जो है, आप कितने समय से बिछड़े हुए हैं परिवार से? हाँ जी, परिवार से अपने कितने समय से बिछड़े हुए हैं? हाँ, 2004 में छोड़ा था वो। 2004 से आप अलग रह रहे हैं? हाँ हाँ। कभी फोन संपर्क नहीं होता उनसे? नहीं, मेरे को संपर्क फोन से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, आपको जरूरत नहीं है, या परिवार वालों ने भी, बच्चों ने भी आपको से संपर्क? उनके तो आते हैं। अच्छा, उनका संपर्क रहता है? वो करते हैं फोन वो। अच्छा, तो मेरे को कोई संपर्क रखना नहीं था। लेकिन आप उनसे रखना नहीं चाहते? हाँ। अच्छा, जो सरकार ने आपको, आपके साथ जो किया, हाँ, यानी उस समय केंद्र की